आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले नरेश की। उत्तर प्रदेश के बलिया में रहने वाला नरेश बचपन से पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था और उसका सपना था कि मैं पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लूं। दोस्तों, वो पढ़ता लिखता रहता है और एक दिन उसने दरोगा का पेपर दिया और दरोगा के पेपर में उसका चयन हो गया और अब वो एक ज़िले में दरोगा के पद पर तैनात था। दोस्तों, उसके माता पिता को बड़ा खुश हुआ। उसके माता पिता ने पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाईं कि मेरा बेटा जो है आज दरोगा पद पर चयनित हो गया। अब उसके शादी वाले लोग आने लगे कि भाई शादी कर लीजिए इनकी। तो नरेश कहता है कि बाबूजी, जैसा आपको उचित लगे आप अपने हिसाब से अपने स्तर से लड़की देख करके और मेरी शादी करा दीजिए। दोस्तों, तो एक गांव में लड़की देखी जाती है। लड़की कम पढ़ी लिखी थी लेकिन गृह कार्य में बहुत दक्ष थी। तो जो नरेश था उसके माता पिता ने कहा कि भाई लड़की हमको ऐसी चाहिए जो मेरे घर की देखभाल करती रहे, मुझे उससे नौकरी नहीं करानी है, मुझे तो बस ये कराना है कि कुल मिलाकर के मेरे घर की देखभाल हो सके। मेरा लड़का खुद ही जॉब करता है तो पैसों वैसों की तो कोई दिक्कत होनी नहीं है। तो दोस्तों, वो जो लड़की थी वो 5 तक पास थी लेकिन बड़ा सुशील थी, संस्कारी थी और गृह कार्य सारा कुछ जानती थी। तो दोस्तों, इसके बाद उन दोनों की सहमति हुई। दोनों की सहमति से उसकी शादी कर दी गई। शादी करने के कुछ साल तक तो सही रहा लेकिन थोड़े दिनों बाद नरेश को ये लगने लगा कि उसकी बीवी जो है, उसकी पत्नी है, वो पढ़ी लिखी नहीं है और अगर ये पढ़ी लिखी होती तो इसकी भी जॉब लग जाती और दोनों लोग मिलकर के पैसे कमाते तो और उन्नति होती। वो अपनी पत्नी को कहीं ले जाता तो उसका पहचान कराता, जैसा कि बेचारी वो गांव की पढ़ी लिखी सीधी सादी लड़की थी, हाई फाई जगह जाता तो अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करती। तो इन सब चीज़ों से जो नरेश था वो अपने आप को दुखी महसूस करता। उसने कहा कि भाई तुम एक काम करो, पढ़ लिख लो और पढ़ लिख करके शायद तुम्हारी नौकरी लग जाए। तो दोस्तों, उसने कहा कि ठीक है मैं पढ़ूंगी। और लेकिन ये सब सारी बातें तय हो गई। उसने कहा कि लेकिन घर का काम भी है, बेटी भी है, तो इसको भी देखभाल करनी है, तो आखिरकार मैं कैसे पढ़ लिख पाऊंगी, अब इतना समय कहाँ है। दोस्तों, ये सब चलता रहता है और चलते रहते रहते एक दिन ऐसा आता है कि वो जो नरेश था अपनी पत्नी से गुस्सा गया और गुस्सा करके उसने उसको जाहिल गवार और यहाँ तक कि उस पर हाथ भी उठा दिया। दोस्तों, जब उसने अपने माता पिता को ये बात बताई कि मेरे पति मुझे आए दिन टॉर्चर करते हैं, मेरी बेइज्जती करते हैं, ये कहते हैं कि तुम जाहिल गवार हो, पढ़ी लिखी नहीं हो और अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी नौकरी का हमको बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं, तो उसके माता पिता ने समझाया कि बेटा पति पत्नी हैं, दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं, इस तरीके की कोई बात नहीं, तुम अपना मैनेज करो। उसने कहा माँ मैं कब तक मैनेज करूँ, मैं तो इतने दिन से मैनेज ही कर रही हूँ लेकिन आज इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया है। तो उसने कहा कि बेटा ठीक है, अगर तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया तो तुम कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाओ और जब सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी तो फिर इसके बाद तुम चले जाना। तो कहती है ठीक है माँ। तो दोस्तों, अपना सामान पैक करती है और सामान पैक करने के बाद अपने घर चली जाती है। यहाँ पर जो नरेश था उसने कहा कि चलो कम से कम इससे हमारा पिंड छूटा। उसने तलाक के कागज़ तैयार कराए और उसके घर पर भेज दिए। दोस्तों, जैसे ही उसने तलाक के कागज़ देखे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा मैं तो ये सोच रही थी कि यार थोड़े दिन की झगड़ा है और थोड़े दिन बाद ये सही हो जाएगा, लेकिन ये तो मेरे को तलाक के कागज़ भेज दिया। तो उसने कहा कि ठीक है मैं तलाक इसको दे दूंगी। इसके बाद दोस्तों उन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद जो रुपए उसने मांगे थे वो रुपए भी उसे मिल जाते हैं। अब उसने अपने पिताजी से कहा कि उसके पिताजी ने कहा कि बेटी अब हम तुम्हारा दूसरा शादी करवा देते हैं कहीं पर और तुम खुशी से रहो क्योंकि जीवन बड़ा है, किसके भरोसे रहोगी। तो उसने कहा कि नहीं, मैं अब शादी वादी नहीं करूँगी क्योंकि पता नहीं मैं दूसरी जगह शादी करूँ फिर से मुझे वही सब ताने सुनने को मिले। तो इससे अच्छा तो ये है कि मैं ऐसे ही जीवन काट लूँगी। तो मैं जिसके लिए मुझे ताने मिले मैं वही काम सबसे पहले करूँगी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो उसके पिता ने कहा कि बेटी अब कहाँ पढ़ पाओगी। उसने कहा नहीं पिताजी मैं पढ़ूँगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। दोस्तों, इसके बाद उसने पढ़ाई शुरू करी, इंटर किया, बीएससी करी। बीएससी करने के बाद उसने अच्छे नंबरों से, ऐसा करने में उसे लगभग 10 साल लग गए पढ़ाई लिखाई करने में। अब उसने कहा कि मैं आईपीएस की तैयारी करूंगी, आईएएस की तैयारी करूंगी। ऐसा करने के लिए वो दिल्ली चली गई। उसके माता पिता ने देखा कि उसकी जो बेटी थी उसे ताना लगा है और इसलिए वो बहुत ताकतवर हो गई है, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा समय दे रही है। तो उसके माता पिता भी उसका सपोर्ट करते और गांव वाले कहते कि अरे तुम्हारी बेटी पढ़ रही है, अब ये क्या पढ़ेगी। तो उन सब तानों को सुनते हुए अपनी बेटी का पक्ष लेते हुए उसको पढ़ाया लिखाया। और दोस्तों, एक दिन समय वो आया कि उस
लड़की का चयन आईपीएस की परीक्षा में हो गया। आईपीएस की परीक्षा में जैसे ही उसका चयन हुआ, उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना ना रहा। जो लोग गांव के लोगों से ताना देते थे, उन्होंने जाकर के गांव-गांव में बताया कि देखो तुम जिसे हमारी बेटी को ताना देते थे, मेरी बेटी आईपीएस बन गई। तो दोस्तों जब आईपीएस बन गई तो गांव के लोगों ने भी उसको बहुत सराहा, उसकी प्रशंसा की कि किस तरीके से उसकी शादी हुई थी, फिर उसका तलाक हुआ, इसके बाद उसने पढ़ाई करी और इतना बड़ा पद प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। ये सब उसकी मेहनत का परिणाम है। तो लोगों ने भी उसकी बहुत प्रशंसा करी। अब दोस्तों वो आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी और आईपीएस अधिकारी बनने के बाद ट्रेनिंग के बाद एक दिन वो अपने ज़िले में तैनाती ली। ज़िले में तैनाती लेने के बाद वो एक थाने में गई। उस थाने में जहाँ पर नरेश दरोगा था, जैसे ही उसने नरेश को देखा तुरंत पहचान गई और नरेश ने उसे देखा तो वो भी उसे तुरंत पहचान गया। लेकिन उसके समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये मेरी पत्नी आईपीएस अधिकारी कैसे बन गई और मेरे तलाक हुए लगभग 10 से 12 साल हो चुके हैं। इस 10 से 12 सालों में इसने ऐसा क्या किया कि तुरंत आईपीएस बन गई। दोस्तों उस आईपीएस अधिकारी ने उस व्यक्ति को बुलाया। उस व्यक्ति आता है दरोगा और सैल्यूट मारता है और सैल्यूट मारने के बाद कहता है जी मैम आदेश करें। तो कहती कल आप मेरे ऑफिस में आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दोस्तों दूसरे दिन नरेश उसके ऑफिस में जाता है, लेकिन रात भर उसके दिमाग में यही गुत्थी चलती रहती है कि मेरी पत्नी 10 साल पहले बिना पढ़ी लिखी आखिरकार ये कैसे आईपीएस बन गई। दूसरे दिन वो जाता है और पूछता है कि आप आईपीएस कैसे बन गई। तो सबसे पहले तो वो लड़की कहती है कि नरेश तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर तुमने मुझे जाहिल गवार ना कहा होता, तुमने मुझे जलील ना किया होता तो आज मैं इस पद को प्राप्त नहीं कर पाती। तो मेरे जीवन में जो हुआ वो अच्छा हुआ, बस माध्यम तुम बने। अगर तुम माध्यम ना बनते तो आज मैं इस पद को प्राप्त नहीं कर पाती, इसलिए मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ और तुम बैठो। इसके बाद वो बैठता है। इसके बाद वो अपनी सारी कहानी बताती है और वो पूछता है कि तुमने अभी शादी नहीं करी। तो वो कहती कि नहीं, जब मैं शादी करने के लिए तैयार होती थी तो मुझे तुम्हारी बातें याद आती थी कि अभी तुम मुझे ऐसा ऐसा कहा था। अब मैं जहाँ भी शादी करूँगी तो लोग मुझे ऐसा कहेंगे तो फिर से मेरी वही दिक्कत होगी। इसलिए जिस बात का मुझे ताना मिला है क्यों ना मैं उस पर प्रयास करूँ, उस पर काम करूँ। दोस्तों इस तरीके से होता ये है कि दोनों की आपस में बातचीत होती है। वो पूछती है तुम्हारी शादी, उसने कहा कि मेरी तो शादी दूसरी हो गई है, लेकिन मेरी जो पत्नी है वो बहुत करकसा है, आए दिन मुझे धमकी देती है, आए दिन मेरी नौकरी लेने की बात करती है, तो मैं तो बड़ा डरा सहमा सा रहता हूँ। उसने कहा चलिए कोई बात नहीं, शायद तुम्हारे भाग्य में और किस्मत में यही हो, इसीलिए उस दूसरी लड़की की वजह से तुमने मुझे तलाक दिया हो, वो तुमसे मिलना चाहती हो। और इस तरीके से दोस्तों बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद 1 महीने के बाद उसका जो पिता था लड़की का, उसने कहा बेटी तुम शादी कर लो। कहती नहीं मैं शादी तो अब नहीं करूँगी, लेकिन कहती नहीं तुम उसी से शादी कर लो जिससे तुम्हारी पहले शादी हुई थी, नरेश से। उसने कहा नहीं बाबूजी वो तो शादीशुदा है। तो उसने कहा कि वो जो शादीशुदा थी वो लड़की कहीं भाग गई है, अब वो घर में नहीं है और घर का सारा सामान लेकर के भाग गई है, अब वो दोबारा घर में वापस नहीं आएगी। उसके माता पिता ने मुझे ऐसा बताया है और वो चाहते हैं कि अब तुम उससे शादी कर लो। उसने कहा कि बाबूजी जब मैं पढ़ी लिखी नहीं थी तो सब लोगों ने मेरा उपहास किया और आज जब मैं कामयाब हूँ तो सारे लोग मेरे पास ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, तो इसलिए अब मैं शादी वादी तो नहीं करूँगी, अब मैं अपना जीवन ऐसे ही काट दूँगी, लेकिन मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करूँगी कि उनका भविष्य उज्जवल हो, वो जहाँ भी रहें खुश रहें। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमेशा ये याद रखें कि जीवन में आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। आपको उस समय हो सकता ख़राब लगे, लेकिन जब आप बहुत आगे पहुंच करके पीछे देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो शायद ऐसा ना हो पाता। तो इसलिए कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको कुछ ना कुछ शिक्षा देना है। तो आज की कहानी आपको क्या शिक्षा देती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।